हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। लर्न विद जीसीसी में आपका स्वागत है। तो आज हम स्टार्ट करते हैं फिजिक्स में क्लास ट्वेल्थ में हम लोग आज रे ऑप्टिक्स में देखेंगे। रे ऑप्टिक्स में हम लोग जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक गोलीय पृष्ठ से अपवर्तन पढ़ेंगे। ठीक है, तो गोलीय पृष्ठ से अपवर्तन में हम लोग अवतल पृष्ठ में अपवर्तन देखेंगे। सपोज कर लीजिए ये जो पृष्ठ है आपका अवतल पृष्ठ है, हमने ये अवतल पृष्ठ बनाया। ठीक है, ये क्या है आपका, ये मुख्य अक्ष है, इसका नाम हम लिख दिए हम ध्रुव P। यहाँ पर वस्तु बिंदु के समान है O, किरण वस्तु से निकली और जो है अवतल पृष्ठ पर आपतित हुई। आपको पता है बाहर में जो है हवा है जो कि विरल माध्यम है, ये ग्लास है, ग्लास कांच, ये जो है सघन माध्यम है। अब ध्यान से समझिए, प्रकाश की किरण आई इस बिंदु पर आपतित हुई और जिस बिंदु पर टकराई उस बिंदु पर क्या होता है, आपतन बिंदु का निर्माण होता है और आपतन बिंदु पर सतह के लंबवत एक रेखाखंड खींचा जाता है जिससे अभिलंब कहते हैं। ये सतह ऐसी है, इस पर हम अभिलंब खींचेंगे यहाँ से। चलिए, ये हमने अभिलंब खींचा, एक सेकेंड। ये किरण क्या है, अभिलंब है। इसको डॉट डॉट में बना देते हैं हम। ये अभिलंब हमने खींचा, इसका नाम दे दिए हम M और N। MN क्या है, अभिलंब है। अब देखिए एक किरण तो ऐसे आपतित हुई, प्रकाश की किरण को सीधे जाना चाहिए था लेकिन ये अभिलंब की ओर झुक जाएगी, ये अभिलंब की ओर झुक गई। ठीक है, अब हम इस किरण को पीछे की ओर बढ़ाएंगे। क्यों बढ़ाएंगे किरण पीछे की ओर, क्योंकि देखिए वस्तु से दो किरण निकली, एक ऐसे गई और दूसरा ध्रुव से होकर के निकली है, तो जो ध्रुव से होकर के निकलेगी वो बिना विचलन के सीधे निकल जाएगी। अब हम इसको पीछे की ओर बढ़ाते हैं, तो पीछे की ओर जब बढ़ाते हैं तो इसको इस पॉइंट पर काटती है, यहाँ पर क्या बनता है, इमेज बनता है। क्या बनता है, इमेज। इमेज मतलब प्रतिबिंब बनता है। अब देखिए ये आपतित किरण है और ये अभिलंब है, इसके बीच में जो कोण बनेगा इसको हम आपतन कोण कहेंगे और आपतन कोण क्या है, I। ठीक है, ये आपका देखिए आपतित किरण है, ये अपवर्तित किरण है और ये अभिलंब है, इसके बीच में जो कोण बनेगा इस कोण को अपवर्तन कोण कहेंगे R। ठीक है, अब ध्यान से समझिए, अब ये R है तो आप जानते हैं जब दो सरल रेखा एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करती है तो प्रतिच्छेदन बिंदु के आमने सामने के कोण को शीर्षाभिमुख कोण कहते हैं और शीर्षाभिमुख कोण आपस में बराबर होते हैं। अगर ये कोण 1 है, ये कोण 2 है और इसका नाम 3 और 4 दे दिए तो शीर्षाभिमुख कोण से 1 और 2 बराबर हो जाता है और 3 और 4 आपस में समान हो जाता है। तो इसी प्रकार अगर ये कोण देखिए, अब ये एक सरल रेखा हो गया, ये दूसरी सरल रेखा हो गया, दोनों एक दूसरे को इस पॉइंट पर प्रतिच्छेदित कर रही है। इस पॉइंट का नाम दे देते हैं हम A दे देते हैं, O आपतित किरण हुआ। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये R है तो ये वाला भी कोण क्या होगा, ये वाला भी कोण, ये छोटा सा कोण भी क्या होगा बच्चों, R होगा। ठीक है, ये वाला कोण R होगा, ये पूरे कोण I है। ठीक है, चलिए शीर्षाभिमुख कोण से मान लीजिए कि जो किरण है, ये जो किरण है, ये किरण आपतित किरण इसके साथ अल्फा कोण बना रही है मुख्य अक्ष के साथ। ठीक है, उसके बाद ये जो अपवर्तित किरण है, अपवर्तित किरण ये जो है आपका बीटा कोण बना रही है। ठीक है, और ये वाला जो कोण है वो गामा बना रही है, या तो फिर आप इसको बीटा बोल दो या इसको गामा बोल दो, इससे कोई दिक्कत नहीं है। अल्फा बीटा गामा, ये 3 कोण बन गया। ठीक है, ये मुख्य अक्ष के साथ ये जो किरण है आपतित किरण अल्फा कोण बना रही है, अभिलंब जो है ना वो गामा बना रही है और जो है ये जो आपका डॉट डॉट में जो है अपवर्तित किरण जो है वो क्या बना रही है, बीटा बना रही है। कोई दिक्कत, ध्यान से देखिएगा डायग्राम को, डायग्राम अगर आप समझ जाइएगा तो आपको डेरिवेशन में कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। तो सबसे पहले गोलीय पृष्ठ से हमको अपवर्तन का सूत्र ज्ञात करना है। ठीक है ना, कैसे सूत्र ज्ञात करेंगे, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें स्नेल का नियम लगाएंगे। ठीक है, स्नेल का नियम आप पढ़े हैं,
स्नेल के नियम से। यहां से कैलकुलेशन स्टार्ट हो गया स्नेल के नियम से। स्नेल का नियम क्या कहता है बच्चों? अपवर्तनांक बराबर होता है आपतन कोण की ज्या बटे अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात, अर्थात साइन आई बटे साइन आर होता है। ठीक है, अब जरा ध्यान से समझिए। एक थ्योरी है, कहा एक थ्योरी है, थ्योरी का क्या मतलब है जरा समझिएगा। यदि सपोज कर लीजिए, है ना, यदि थीटा अत्यंत न्यून कोण हो, थीटा अत्यंत न्यून कोण हो, तो हम उस सिचुएशन में साइन थीटा को लगभग थीटा लिख सकते हैं। इसी तरह से कॉस थीटा को लगभग थीटा लिख सकते हैं। किसी भी त्रिकोणमितीय अनुपात को हम थीटा लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर सपोज कर लीजिए कि आई और आर अत्यंत न्यून कोण है। आई एवं आर अत्यंत न्यून कोण के लिए, अत्यंत न्यून कोण के लिए, तो अत्यंत न्यून कोण के लिए अगर हम देखेंगे तो क्या होगा बच्चों, है ना, आई लगभग साइन आई के बराबर होगा, या फिर आप लिख सकते हो ऐसे भी, साइन आई लगभग आई के बराबर होगा और साइन आर लगभग आर के बराबर होगा। ठीक है, तो इसलिए हम लिख सकते हैं म्यू बराबर साइन आई को हम लिख सकते हैं आई और साइन आर को हम लिख सकते हैं आर। अब इससे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो आई बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, म्यू इंटू आर। हमने इसको समीकरण 1 मान लिया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, आई और आर का वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, और आई और आर का वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो त्रिभुज के मदद से निकालेंगे। आप ध्यान से देखिए, सबसे पहली बात यहाँ पर ध्यान दीजिए, एक त्रिभुज है जिसका नाम है ओ ए एन। ठीक है ना, त्रिभुज ओ ए एन में देखिए ये गामा किरण है, ये गामा किरण है ना। त्रिभुज ओ ए एन में ये जो त्रिभुज के बाहर में कोण है वो गामा किरण है। आपको बताया गया होगा, आप पढ़े हैं, जरूर पढ़े होंगे कि एक त्रिभुज है, त्रिभुज की बढ़ाई गई भुजा, है ना, ये 9th क्लास का टॉपिक है। त्रिभुज की बढ़ाई गई भुजा से त्रिभुज की बढ़ाई गई भुजा और त्रिभुज के बीच जो कोण बनता है उसको हम बहिष्कोण कहते हैं, बहिष्कोण कहते हैं। बहिष्कोण के दूरस्थ कोण को, बहिष्कोण के दूरस्थ, दूर में देखो ये नज़दीक कोण है, इसके दूर में ये वाला कोण है, ये वाला कोण, इसका नाम 1 दे देते हैं, 2 दे देते हैं। तो बहिष्कोण दूरस्थ अंता कोणों के योगफल के बराबर होता है। तो हम लिख सकते हैं बहिष्कोण इज इक्वल टू कोण 1 प्लस कोण 2। ठीक है ना, तो यहाँ पर वही फॉर्मूला लगेगा। त्रिभुज ओ ए एन में देखिए, त्रिभुज ओ ए एन में, इस त्रिभुज में देखिए बहिष्कोण कौन है, ओ ए एन में बहिष्कोण कौन है, गामा। तो गामा बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, गामा बराबर हो जाएगा, देखिए ये क्या हुआ, इससे दूर वाला कोण हो गया ये, जिसका नाम है आई। देखिए ये पूरे कोण आई है, क्यों, क्योंकि ये आपतित किरण है और ये अविलंब है, तो आपतन कोण आई हो गया, ये आई हो गया। और फिर ये वाला कोण क्या है, अल्फा। तो गामा बराबर हो जाएगा अल्फा प्लस आई। ये आई प्लस हम क्या लिख सकते हैं, अल्फा। इससे हम आई निकालेंगे तो आई बराबर हो जाएगा गामा माइनस अल्फा। इसको हमने समीकरण 1 मान लिया, आई निकाल लिए। उसी प्रकार से हम अब आर निकालेंगे। आर निकालने के लिए हम लोग किस त्रिभुज में काम करेंगे बच्चों, चलिए आर देखिए किस त्रिभुज में, छोटा वाला त्रिभुज में, आई ए एन त्रिभुज में ये कोण आर है। ठीक है, इसमें काम करेंगे। अब त्रिभुज जिसका नाम है आई ए एन, आई ए एन में, इस त्रिभुज में ध्यान से देखिए, यहाँ पर भी देखिए बहिष्कोण गामा ही है, तो वही वाला फॉर्मूला लगेगा। बहिष्कोण गामा बराबर दूरस्थ अंता कोणों के योगफल के बराबर होता है। तो आर और बीटा को जोड़ दिया जाएगा, आर प्लस क्या हो जाएगा, बीटा। आप यहाँ पे फॉर्मूला लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, बहिष्कोण, है ना, दूरस्थ अंता कोणों के योग के समान होता है। ठीक है, आप सेम बात ऊपर में भी लिख सकते हैं, यहाँ पर बहिष्कोण दूरस्थ अंता कोणों के योगफल के बराबर होता है। ठीक, अब इससे आप आर निकालिएगा, तो आर बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, गामा माइनस बीटा हो जाएगा। समीकरण हमने कितना मान लिया इसको,
सेकेंड मान लिया, ठीक है। अब क्या करेंगे, आई और आर का वैल्यू अर्थात समीकरण 1 और 2 के वैल्यू को हम समीकरण 1 में रख देंगे। ये समीकरण 1 है ना, सॉरी, ये 2 हो जाएगा और ये 3 हो जाएगा। तो समीकरण 2 एवं 3 के मान को समीकरण 1 में रखने पर, चलिए रखिए। समीकरण 1 क्या है बच्चों, आई बराबर म्यू इंटू आर है, ठीक है। तो आई बराबर म्यू इंटू आर है। अब आई का वैल्यू देखिए क्या है, गामा माइनस अल्फा, गामा माइनस अल्फा बराबर म्यू इंटू आर के जगह पर आर का वैल्यू रख देंगे, गामा माइनस क्या हो गया बच्चों, बीटा हो गया, ठीक है ना। अब हम क्या करेंगे, आप जानते हैं, आप ध्यान से देखिए, ये जो आपका mn जो अभिलंब है, समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं, mn अभिलंब है, आपको पता है ये आपका क्या है, वक्रता केंद्र है। क्यों है ये वक्रता केंद्र, n क्या है यहाँ पर वक्रता केंद्र क्यों है, क्योंकि आप जानते हैं कि त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होती है, यह स्पर्श बिंदु होगा, इस पर लंब होगी, त्रिज्या वृत्त पर लंब होती है, आप ऐसे भी बोल सकते हैं त्रिज्या वृत्त पर लंब होती है, इसलिए यहाँ पर n जो है आपका वक्रता केंद्र है। आप इसका नाम p भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसका नाम अगर हम वक्रता केंद्र, इसका नाम c लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसका नाम हम c लिख दिए। अब इसको चेंज कर देते हैं हम c, OAC में, और यहाँ पर IAC में, ठीक है ना। देखिए अब ये केंद्र हो गया, इसलिए हम ये C से वक्रता केंद्र बताएं आपको, क्योंकि ये जो आप देख रहे हैं, अगर आप वृत्त पढ़े हैं तो वृत्त में आप जानते हैं ये केंद्र होता है, और ये क्या होती है, त्रिज्या, ये त्रिज्या होती है, और ये क्या होता है, चाप, चाप की लंबाई को हम L ले लेते हैं, और ये बीच का कोण क्या हो गया, थीटा। तो आप जानते हैं कि थीटा बराबर होता है चाप की लंबाई बटे त्रिज्या, थीटा बराबर होता है चाप की लंबाई बटे त्रिज्या। तो ये केंद्र हो गया, वक्रता केंद्र है भाई, क्योंकि जानते हैं वक्रता केंद्र, केंद्र से ही अगर गोलाकार वृत्त हो तो केंद्र जो है ना, केंद्र से जो रेखाखंड खींची जाती है वृत्त पर, केंद्र से जो रेखाखंड खींची जाती है वृत्त पर, वो त्रिज्या होती है, और त्रिज्या वृत्त पर लंब होती है। तो ये आपका त्रिज्या हो जाएगा, इसलिए ये अभिलंब हुआ है, समझ रहे हैं बात को, ये MC क्या हो गया बाबू, अभिलंब हो गया, ठीक है ना। चलिए, तो ये आपका क्या है, वक्रता केंद्र है, और ये आपका अभिलंब है, चूंकि त्रिज्या वृत्त पर क्या होती है, अभिलंब होती है, इसलिए ये MC क्या है, अभिलंब है, ठीक है। तो आप एक चीज़ और जानते हैं, केंद्र है ये, अगर इसको हम केंद्र लेते हैं तो ये क्या हो गया आपका गामा। इसी तरह से आप देखिए, इसको अगर आप केंद्र लेते हैं तो ये हो गया आपका बीटा, इसको अगर सपोज कर लेते हैं केंद्र, ये क्यों, क्योंकि ये आपका एक गोलीय पृष्ठ बनेगा। कौन सा पृष्ठ बनेगा, गोलीय पृष्ठ बनेगा। तो बस यही फॉर्मूला लगाएंगे, थीटा बराबर चाप की लंबाई बटे त्रिज्या, क्योंकि ये आपका चाप है और बाकी सब त्रिज्या के रूप में काम करेगा, ठीक है ना। चलिए, तो ये हम क्या इससे निकालेंगे, अल्फा बीटा और गामा निकालेंगे, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पर यूज होगा अल्फा बीटा गामा का। तो आप यहाँ पर डायरेक्ट फॉर्मूला लिख सकते हैं, चूँकि कोण बराबर होता है बच्चों चाप की लंबाई बटे त्रिज्या, कोण बराबर चाप की लंबाई बटे त्रिज्या होता है, इसलिए हम गामा निकालेंगे। तो गामा बराबर क्या हो जाएगा, चाप की लंबाई। तो गामा क्या हो गया, चाप मेरा हो गया, मेरा कौन AP हो गया, AP हो गया, और त्रिज्या क्या हो जाएगा मेरा, C से लेकर के P की दूरी, या PC लिख सकते हैं। गामा निकल गया AP बटे PC। अब गामा निकल गया तो हम क्या निकालेंगे, अब अल्फा निकालेंगे। अल्फा बराबर देखो क्या होगा, ये अल्फा है, तो चाप की लंबाई हो जाएगी PA या AP, और त्रिज्या हो जाएगी मेरा PO। तो हम क्या लिखेंगे, AP बटे PO लिखेंगे, ठीक है। इसी प्रकार से गामा निकल गया, तो गामा के बाद हम अल्फा निकालें, अल्फा के बाद हम बीटा निकालेंगे। चलिए, बीटा बराबर क्या होगा, ये देखिए बीटा है, ये चाप की लंबाई AP हो गया, और त्रिज्या क्या हो जाएगा, है ना PI, त्रिज्या क्या हो जाएगा PI। तो हम लिख सकते हैं बीटा बराबर AP बटे क्या हो गया, PI हो गया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अल्फा बीटा गामा ये सब का वैल्यू हम इस समीकरण में रख देंगे, इसका हम समीकरण 4 मान लेते हैं। चलिए, इसलिए समीकरण 4 से, तो समीकरण 4 से अगर वैल्यू रखते हैं बाबू तो क्या हो जाएगा, चेक करो। ये समीकरण 4 है, गामा की जगह हम क्या लिखेंगे, AP बटे PC,
तो AP बटे क्या हो गया, PC हो गया, है ना। फिर क्या बीच में माइनस है, तो हमने क्या लिखा, माइनस। समीकरण 4 है। अल्फा, अल्फा का वैल्यू देखो क्या है, AP बटे PO हो गया, ठीक है, बराबर म्यू हो गया, और फिर गामा माइनस बीटा, तो गामा का वैल्यू है AP बटे PC, AP बटे PC माइनस बीटा, बीटा का वैल्यू क्या है देखो, AP बटे PI। सबका हमने क्या रख दिया, वैल्यू रख दिया। समझ में आ रही है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ ध्यान दीजिए, AP देखिए इस तरफ मिल रहा है, AP उधर से भी मिल रहा है, तो AP क्या कर लेंगे, कॉमन ले लेंगे। AP कॉमन ले लिए तो क्या हो गया, 1 बटे PC माइनस 1 बटे PO, म्यू का म्यू हो गया इज इक्वल टू म्यू का म्यू हो गया, इधर भी AP कॉमन ले लिए, तो बचा कौन सी, 1 बाय PC माइनस 1 बाय PI। अब ये AP और ये AP कैंसिल आउट हो गया, AP क्या हो गया बच्चों, कैंसिल आउट हो गया। अब देखो क्या करना है, अब देखो 1 बटे PC और 1 बटे PO और 1 बटे PC और 1 बटे PI, सबका वैल्यू रखते हैं। 1 बटे PC माइनस 1 बटे PO बराबर म्यू इंटू 1 बटे PC माइनस 1 बटे PI। अब क्या करने वाले हैं, सबका वैल्यू रखने वाले हैं, PC, PO और PI क्या है चेक कीजिए। ये अगर वक्रता केंद्र है और ये क्या है बताइए ना, ये क्या है बाबू, ये ध्रुव है। ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच की दूरी क्या होती है, वक्रता त्रिज्या होती है। तो आप लिख सकते हो, आप लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो, यहीं पे लिख सकते हो, चित्र में ही आप लिख देना अच्छा रहेगा। यहाँ PC बराबर क्या है बच्चों, ध्रुव से लेकर के वक्रता केंद्र की त्रिज्या R हो गया, ठीक है ना, कोई दिक्कत। आगे बढ़ते हैं, PC R है, चिन्ह परिपाटी लगाएंगे तो क्या होगा, माइनस R हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए P से लेकर के I, PI क्या है, इमेज है, प्रतिबिंब है, तो ध्रुव से लेकर के प्रतिबिंब की जो बीच की दूरी है वो भी है, इसका भी चिन्ह माइनस होगा, ठीक है, क्योंकि आपतित किरण की दिशा में मापी गई दूरी धनात्मक, उसके विपरीत दिशा में मापी गई दूरी ऋणात्मक होती है, और सभी दूरियां ध्रुव से मापी जाती है। तो हमको ध्रुव से ही मापना पड़ेगा, चाहे ध्रुव से C मापिए, ध्रुव से I मापिए, चाहे ध्रुव से O मापिए। मापने के लिए आपको पहले ध्रुव पे जाना होगा, उसके बाद आपको इधर आना पड़ेगा, और आपतित किरण इस दिशा में है तो उसके आप विपरीत दिशा में ना मापने के लिए जा रहे हो, तो सब ऋणात्मक हो जाएगा। PC आपका माइनस R हो गया, PI आपका माइनस B हो गया। PO क्या है, ये आपका क्या है, ऑब्जेक्ट है, वस्तु है, वस्तु की दूरी क्या हो गया, माइनस U, ठीक है। अब सबका वैल्यू हम वहाँ पे पुट कर देंगे, बताइए 1 बटे PC का वैल्यू कितना है बच्चों, माइनस R, तो हमने माइनस R लिख दिया, माइनस PO का वैल्यू कितना है चेक करो, माइनस U, 1 बटे माइनस Q लिख दिया, बराबर म्यू का म्यू। चलिए 1 बटे PC का वैल्यू कितना है, माइनस R, 1 बटे माइनस R लिख दिया, PI का वैल्यू कितना है बताइए, माइनस B, तो 1 बटे माइनस B लिख दिया, ठीक है ना। अब देखो अब क्या करने वाले हैं, माइनस माइनस प्लस 1 बटे U हो जाएगा, इज इक्वल टू म्यू हो गया, 1 बटे माइनस R, माइनस माइनस प्लस 1 बटे क्या हो जाएगा, V हो जाएगा, 1 बटे V। अब क्या करने वाले हैं हम, अब क्या करने वाले, म्यू से पूरे ब्रैकेट को गुना कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, म्यू बटे माइनस R प्लस म्यू बटे V हो जाएगा, ठीक है। आ रही है समझ में। अब हम क्या करेंगे, R वाले को एक तरफ करेंगे और U और V वाले को एक तरफ करेंगे, ठीक है। तो माइनस उठ करके इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, है ना। चलिए तो 1 बटे R पहले से माइनस है, माइनस उठ करके इधर आया तो प्लस हो जाएगा, पहले प्लस वाले को लिख लेते हैं, तो म्यू बटे R हो गया, माइनस 1 बटे R हो गया, इज इक्वल टू म्यू बटे V प्लस उधर जाएगा तो क्या होगा, 1 बटे U हो जाएगा, ठीक है ना। आ रही है समझ में। अब क्या करेंगे देखो, 1 बटे R मिल रहा है ना, कॉमन हो जाएगा, बचेगा क्या, म्यू माइनस 1 बराबर म्यू बटे V माइनस 1 बटे U। ये है गोलीय पृष्ठ से अपवर्तन का सूत्र, जो कि अवतल पृष्ठ में काम कर रहा है, ठीक है। अच्छा, चूंकि अवतल पृष्ठ में आप ध्यान से देखिए प्रतिबिंब कैसे बना, डॉट 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 पीछे बढ़ाएं, ये देखिए ये किरण ऐसे गई थी, ये डॉट 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 पीछे बढ़ाएं तब जा करके इमेज बना।
तो जहाँ पर यहाँ पर आभासी प्रतिबिंब बना है, इसलिए लिखेंगे इसको हम क्या कर सकते हैं, आभासी प्रतिबिंब के लिए भी अपवर्तन लिख सकते हैं। आभासी प्रतिबिंब के लिए अपवर्तन का अगर व्यंजक निकालने आएगा तो हम इसी फॉर्मूला से निकालेंगे, अपवर्तन। देख लीजिए, ठीक है, समझ में आई। अब हम लोग उत्तल पृष्ठ के लिए अपवर्तन सीखेंगे, ठीक है। आप इसको नोट कीजिए, कोई दिक्कत होगा तो कमेंट में जरूर लिखिएगा। थैंक यू। चलिए, हो गया ना। अब देखिए, अब देखेंगे हम लोग उत्तल पृष्ठ से अपवर्तन। कौन सा पृष्ठ बच्चों? उत्तल पृष्ठ से अपवर्तन का सूत्र। चलिए, अब हम लोग बनाएंगे उत्तल पृष्ठ। देखिए, उस समय पृष्ठ क्या था? धंसा हुआ था। अब पृष्ठ क्या है? उठा हुआ। तो ये कौन सा पृष्ठ हो गया? उत्तल पृष्ठ हो गया, ठीक है। ये उत्तल पृष्ठ हो गया। ये क्या है? मुख्य अक्ष है, ये ध्रुव है, वस्तु बिंदु के समान O है, O वस्तु बिंदु है, वस्तु से किरण आपतित हुई, इस बिंदु पर आपतित हुई। आपको पता है चूंकि प्रकाश हवा से बाहर माध्यम विरल है ना। कहाँ जा रही है? गिलास में जा रही है। गिलास मतलब कांच में जा रही है, सघन माध्यम में जा रही है। तो आपतित किरण जिस बिंदु पर पड़ती है उस बिंदु को हम क्या कहते हैं? आपतन बिंदु कहते हैं। और आपतन बिंदु पर हमेशा क्या खींचा जाता है? अभिलंब खींचा जाता है। अब चूंकि देखिए सरफेस ऐसे है तो अभिलंब